नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरीजा स्टडी.9 पे। आज हम दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास में सैयद वंश और लोधी वंश को समझेंगे। इससे पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश को कंप्लीट समझ लिया। आज हम सैयद वंश और लोधी वंश को कंप्लीट समझेंगे। देखिए, सल्तनत काल की शुरुआत होती है गुलाम वंश से और सल्तनत काल समाप्त होता है लोधी वंश पर। लोधी वंश के बाद भारत के यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल वंश की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले हम गुलाम वंश यानी जहां से सल्तनत काल की शुरुआत होती है और आज हम लोधी वंश को कंप्लीट समझेंगे। यानी सल्तनत काल हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो सल्तनत काल का समय है वो समाप्त हो जाएगा। आज सैयद वंश की शुरुआत करने से पहले हम तैमूर लंग के जीवन के बारे में जानेंगे। तैमूर लंग की कंप्लीट जीवनी को समझेंगे, क्योंकि जो इससे अगला जो वंश है यानी तुगलक वंश और सैयद के वंश के बीच में जिस आक्रमणकारी को पढ़ा जाता है वो है तैमूर लंग। तुगलक वंश की समाप्ति के समय यानी जिस समय तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक होता है, उस समय 1398 में भारत पर आक्रमण करता है कौन? तैमूर लंग। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और जिस समय तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करने के लिए आया उस समय मुल्तान के करीब का एक सूबेदार जिसका नाम था खिजर खां, इसने इसकी सहायता की थी। यानी तैमूर लंग की सहायता की थी किसने? खिजर खां ने। जिस कारण खिजर खां की सहायता से प्रभावित होकर तैमूर लंग ने इसको मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का शासक बना दिया था। और बाद में इसी शासक ने दिल्ली की गद्दी को पाकर स्थापना की थी खिजर खां सैयद वंश की। ठीक है, इस प्रकार सैयद वंश की शुरुआत होती है। तो सैयद वंश को समझने से पहले हम तैमूर लंग के कंप्लीट जीवन को समझते हैं। शुरुआत करते हैं तैमूर लंग की जीवनी से। तैमूर लंग का जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1336 को उज्बेकिस्तान के शहर ए सब्ज में। यानी स्थान का नाम क्या था? शहर ए सब्ज। और उज्बेकिस्तान में कब हुआ? 8 अप्रैल 1336 को। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 18 फरवरी 1405 को कजाकिस्तान में। अब समझते हैं तैमूर लंग के कंप्लीट जीवन को। यानी तैमूर लंग को तैमूर व इसका जो वास्तविक नाम था वो था शुजाउद्दीन तैमूर। यानी तैमूर लंग का वास्तविक नाम क्या था? शुजाउद्दीन तैमूर। बाद में इसका नाम बना क्या? तैमूर लंग। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसके पिता का नाम था तुर्गाई बरलस और माता का नाम था तकीना खातून। तैमूर लंग के पिता तुर्गाई बरलस को बरलस कबीले का सरदार माना जाता था, लेकिन इनके पिता तुर्गाई बरलस को सरदार अवश्य माना जाता था, लेकिन ये जो बरलस कबीला था इसमें अधिकतर लोग क्या थे? लुटेरे यानी चोर थे। ठीक है, इसी प्रकार जो तुर्गाई बरलस के बेटे तैमूर लंग ये भी छोटी ही उम्र में चोरी चपोरी करने लगे थे। यानी तैमूर लंग ने अपने बचपन के दिनों में ही चोरी करना सीख लिया था और बाद में धीरे धीरे करके ये एक बहुत बड़ा लुटेरा बन गया था। तैमूर लंग का जो नाम है यानी तैमूर लंग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि तैमूर ने जब एक बार तैमूर चोरी कर रहा था उस समय सामने से यानी जहां से चोरी हो रही थी उसके मालिकों ने इस पर आक्रमण कर दिया था। तो आपसी हमले में तैमूर लंग को अपनी एक टांग गंवानी पड़ गई थी। यानी इनकी टांग में जख्म हो गया था जिस कारण ये एक पैर से लंगड़े थे। इसी कारण यानी लंगड़ा होने के कारण तैमूर को तैमूर लंग कहा जाता है। लंग मीन्स लंगड़ा, तैमूर लंगड़ा। ठीक है, ये इनका कंप्लीट नाम था। अब देखिए, तैमूर लंग जो था ये इस्लाम का कट्टर अनुयायी था, क्योंकि शुरुआत से ही इसने चोरी करनी स्टार्ट कर दी थी और उस चोरियों में अगर इसको किसी को मारना भी पड़ता तो ये चौंकता नहीं था। यानी चोरी करना इसके साथ साथ कत्ल करना भी इसने सीख लिया था। तैमूर लंग के पिता भी इस्लाम को मानते थे, इसी कारण तैमूर लंग भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी बन गया था। यह मानता था कि जो चंगेज खां है इसी की तरह समस्त संसार को अपनी शक्ति के बल पर रौंदना है। यानी ये अपने आप को अनुयायी मानता था किसका? चंगेज खां का।
चंगेज खां कौन थे? चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था, यानी एक खूंखार मंगोल आक्रमणकारी, चीनियों की तरह दिखने वाला, यानी मंगोल शासक था कौन? चंगेज खां। ठीक है, इसी की तरह चंगेज खां को अपना गुरु मानते हुए तैमूर लंग ने भी समस्त संसार को जीतना चाहा। अब देखिए, जब 1369 में समरकंद शहर है कहाँ का? उज्बेकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नगर और प्राचीन रेशम मार्ग होने के कारण मशहूर नगर था कौन सा? समरकंद। 1369 में समरकंद के शासक, यानी समरकंद पे शासन कर रहा होता है एक मंगोल शासक, उसकी मृत्यु होने के कारण 1369 में तैमूर लंग को उज्बेकिस्तान का जो ये दूसरा सबसे बड़ा नगर होता है समरकंद, इसका शासन यानी इसकी गद्दी हथियाने का एक मौका मिल जाता है। और मौका पाते ही, यानी मंगोल शासक के मरने के कारण 1369 में तैमूर लंग शासक बन जाता है कहाँ का? समरकंद का। और ये समरकंद उस समय का दूसरा सबसे बड़ा नगर था कहाँ का? उज्बेकिस्तान का, क्योंकि ये प्राचीन रेशम मार्ग के कारण महत्वपूर्ण नगर था। जब तैमूर लंग समरकंद का शासक बन जाता है तो इसकी लगभग इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और इसकी एक इच्छा अधूरी रहती है, कौन सी? चंगेज खां और सिकंदर की तरह समस्त संसार को विजय करने की। यानी जो चंगेज खां और सिकंदर थे वो समस्त क्षेत्र को या समस्त संसार को जीतना चाहते थे, लेकिन ये अपनी शक्ति के बल पर रौंदना चाहता था। यानी ये कंप्लीट संसार को दिखाना चाहता था कि कोई शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, यानी तैमूर लंग समस्त संसार को जीतकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। लेकिन सिकंदर और जो चंगेज खान थे ये कंप्लीट प्रदेशों को विजित करना चाहते थे। ठीक है, जब 1369 में समरकंद का शासक बन गया कौन? तैमूर लंग, तो इसने अपने आसपास के क्षेत्रों पर निगाह जताई, यानी अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहा किसने? तैमूर लंग ने। और अपनी इसी नीति के कारण तैमूर लंग ने अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए चंगेज खां के नियमों के अनुसार अपनी सैनिक व्यवस्था स्थापित कर ली। यानी चंगेज खां को अपना गुरु मानता था कौन? तैमूर लंग, और अपने आप को अनुयायी मानता था किसका? चंगेज खां का। तो इसने चंगेज खां की तरह अपनी सैनिक व्यवस्था थी उसको कायम की और दूर दूर के देशों पर आक्रमण करके उन्हें तहस नहस करना शुरू कर दिया। यानी समरकंद का शासक बनने के बाद तैमूर लंग ने चंगेज खां की तरह अपनी सैनिक व्यवस्था स्थापित कर दी और दूर दूर के देशों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, 1380 से 1387 के मध्य, यानी 1369 में ये शासक बना है समरकंद का, और इसके 9 साल बाद, यानी 9-10 साल बाद इसने 1380 से 87 के मध्य खुरासान, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान, कुर्दिस्तान, अनेक क्षेत्रों पर अपना आक्रमण करके आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, 1380 से 87 के मध्य खुरासान, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान, कुर्दिस्तान पर आक्रमण करके इन सब को अपने अधीन कर लिया था किसने? तैमूर लंग ने। ठीक है, जब इसकी निगाह यानी इसका शासन स्थापित हो गया अफगानिस्तान तक, तब उस समय पाकिस्तान था नहीं, तो केवल एक राष्ट्र बचा, हिंदू राष्ट्र, कौन सा? भारत। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद डायरेक्ट कौन सा देश था? भारत देश था। और इसकी निगाह किस पर गई? भारत पर। यानी इसने अपना अगला शिकार किसको बनाना चाहा? भारत को। जब इसने भारत पर विजय यानी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, तब इसके सेनापति ने, यानी जो तैमूर लंग के सेनापति व इसके साथ रहने वाले इसके सरदार थे, उन्होंने मना कर दिया कि भारत पर आक्रमण करना उचित नहीं है। लेकिन जब तैमूर लंग ने उनके सामने अपनी पेशकश रखी कि उसको भारत पर आक्रमण करना, यानी उसका उद्देश्य भारत पर आक्रमण करना, वहां पर शासन करना न होकर क्या है? भारत पर इस्लाम की पताका फहराना, यानी भारत पर इस्लाम धर्म का प्रचार करना, हिंदू लोगों पर मारकाट करना तथा उनका धन लूटकर वापस अपने देश में लेकर आना, इसका मुख्य उद्देश्य है। जब इसने अपना उद्देश्य रखा भारत पर आक्रमण करने का, इसने अपने सेनापतियों को बहाने बनाकर इस प्रकार के मना लिया। ठीक है, जब इसके सेनापति मान गए यानी राजी हो गए भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो इसने शुरुआत की भारत पर आक्रमण करने की 1398 में।
तैमूर ने भारत लूट की योजना तैयार कर दी और अपने पोते पीर मोहम्मद को भेजा। ठीक है, पीर मोहम्मद कौन था? इसका पोता था। इसके अलावा, ठीक है, पीर मोहम्मद है, इसके अलावा जो तीसरा इसका पुत्र था, यानी तैमूर लंग का तीसरा पोता किसको माना जाता है? बाबर को। जो बाबर है ये भारत पर आक्रमण करेगा 1526 में, जो तहस नहस कर देगा लोधी वंश को और स्थापना कर देगा मुगल काल की, मुगल वंश की। ठीक है, मुगल वंश जो एक लंबे अरसे तक शासन करेगा भारत पर। ठीक है, यही बाबर किसका पोता होता है? तैमूर लंग का। ठीक है, तैमूर लंग ने अपने पहले पोते को भेजा जिसका नाम क्या था? पीर मोहम्मद। ठीक है, 1398 में, ये बात है जनवरी 1398 के आसपास की। ठीक है, 1398 में इसका पोता आता है पीर मोहम्मद और घेरा डालता है मुल्तान का। ठीक है, मुल्तान पर इसने घेरा डाल लिया और 6 महीने बाद उस पर कंप्लीट अधिकार कर लिया। 1398 में जब पीर मोहम्मद आता है तो इसने मुल्तान का घेरा डाला और 6 महीने के अंदर अंदर मुल्तान को कंप्लीट घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, अप्रैल 1398 में तैमूर भारी सेना लेकर समरकंद से भारत की तरफ रवाना होता है। उसे पता चलता है कि इसके पोते पीर मोहम्मद ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया है, तो वो वहां से चल देता है। अप्रैल 1398 में तैमूर भारी सेना लेकर के समरकंद से भारत की तरफ रवाना हुआ और ये पहुंचा सितंबर में। ठीक है, तैमूर सितंबर में पहुंचा। सितंबर में इसने सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी को पार करके अक्टूबर के अंदर मुल्तान से 70 मील दूर तुलुबा नगर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, शुरुआत की किसने? पीर मोहम्मद ने। सबसे पहले घेरा डाला किसका? मुल्तान का। कंप्लीट मुल्तान पर कब्जा करने के बाद इसके 6 महीने बाद इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अप्रैल 1398 में तैमूर भारी सेना लेकर कहां से? समरकंद से चला भारत की तरफ और सितंबर में कहां पहुंच गया? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी और सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी को पार करके अक्टूबर में मुल्तान से 70 मील दूर तुलुबा नगर पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए, तैमूर ने शुरुआत कर दी तुलुबा नगर से। तुलुबा नगर से इसने कत्लेआम की और मुल्तान और भटनेर पर कब्जा कर सभी हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए थे। तैमूर लंग ने शुरुआत की, कत्लेआम की और मुल्तान और भटनेर पर कब्जा करके सभी हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए थे। अब देखिए, जो मुल्तान है या पाकिस्तान है, भारत है, अब ये अलग अलग बने हैं। भारत और पाकिस्तान उस समय जो कंप्लीट हिस्सा था पाकिस्तान का वो कहां पर था? भारत के क्षेत्र में। भारत और पाकिस्तान एक ही थे। तो भारत और पाकिस्तान आज मुस्लिम देश है, लेकिन उस समय हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। तो वहां पर भी क्या थे? हिंदू मंदिर थे जिनको नष्ट कर दिया था किसने? तैमूर लंग ने। अब देखिए, 17 दिसंबर को पानीपत के निकट तुगलक बादशाह, अंतिम तुगलक बादशाह कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक पानीपत के निकट अपनी सेना लेकर पहुंचता है और दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें तुगलक बादशाह बुरी तरह पराजित हो जाता है। यह बात है 17 दिसंबर 1398 की। 17 दिसंबर 1398 में जब हम पढ़ते हैं कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो सीधा आता है 1398। लेकिन आज ये तैमूर लंग की जीवनी का गहन अध्ययन माना जाएगा। इसके बाद ये कंप्लीट सुनने के बाद, समझने के बाद आपको तैमूर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आप कंप्लीट समझिए और बाद में देखिए कि आपको क्वेश्चन आते हैं या नहीं। 17 दिसंबर 1398 को पानीपत के निकट तो अंतिम तुगलक बादशाह और तैमूर लंग के बीच युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें जो तुगलक बादशाह है बुरी तरह पराजित हो जाता है और मैदान छोड़कर कहां पर भाग जाता है? गुजरात की तरफ। ठीक है, इसका सेनापति होता है कौन? मल्लू इकबाल। यह भी तैमूर लंग के डर से छिप जाता है और तैमूर लंग इस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। इस विजय के बाद तैमूर लंग क्या करता है कि दिल्ली में कत्लेआम मचा देता है। ठीक है, पानीपत से आगे कौन सा शहर आता है? दिल्ली। और दिल्ली में घुसकर तैमूर लंग ने कत्लेआम किया, अनेकों करोड़ों लोगों को मार दिया। ठीक है, और 15 दिन तक तैमूर लंग दिल्ली में ही रहा था। तब तक
जो अंतिम नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो है अंतिम तुगलक बादशाह, उसका अता पता भी नहीं लगता, यानी मैदान छोड़कर भाग जाता है कौन? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अब देखिए 15 दिन दिल्ली में रहने के बाद तैमूरलंग 13 मार्च 1999 को सिंधु नदी पार करके भारत भूमि से वापस लौट गया मार काट करते हुए। ठीक है, और जो इसने विजित प्रदेश किए थे यानी जो प्रदेश जीते थे वो अपने सहभागी यानी सहयोग देने वाले को खिजर खां को सौंप दिए थे। यानी तैमूरलंग ने जो प्रदेश जीते थे उन प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था किसको? खिजर खां को। एक मान्यता यह मानी जाती है कि तैमूर ने जब आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत पर तो दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार था वो केवल पालम तक सिमट कर रह गया था। इस जो आक्रमण है यानी तैमूरलंग का भारत आक्रमण का जो वर्णन है ये तैमूर की जीवनी तजूके तैमूरी में मिलता है, जो सब लिखित है, यानी तैमूरलंग ने अपनी जीवनी खुद लिखी है तजूके तैमूरी। इसमें वर्णन मिलता है किसका? भारत पर आक्रमण करने का, और कितना खौफनाक आक्रमण किया था इसने, इसका कंप्लीट विवरण मिलता है इसकी आत्मकथा में। ठीक है, अब देखिए तैमूर के वापस जाने के बाद जब अंतिम जो मुगल तुगलक बादशाह था इसको पता चलता है कि तैमूरलंग दिल्ली से लौट गया है अपने देश को, इसका पता चलते ही इसने अपने वजीर की सहायता से, यानी इसका वजीर था मल्लू इकबाल, तैमूरलंग के वापस जाने के बाद मल्लू इकबाल की सहायता से नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने दिल्ली का सिंहासन वापस प्राप्त कर लिया था। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो ये वजीर है इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? खिजर खां से लड़ाई करने के कारण, क्योंकि खिजर खां को राज्यपाल नियुक्त कर दिया था किसने? तैमूरलंग ने। और जब तैमूरलंग वापस चला जाता है तो खिजर खां और तुगलक बादशाह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के जो सेनापति हैं मल्लू इकबाल, इनके बीच युद्ध होता है आपस में और मल्लू इकबाल की इसमें मृत्यु हो जाती है। जब मल्लू इकबाल की मृत्यु हो जाती है तो पता चल जाता है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को कि अब दिल्ली का सिंहासन उसके बस का नहीं है। तो इसकी मृत्यु के बाद यानी मल्लू इकबाल की मृत्यु के बाद सुल्तान ने दिल्ली की जो गद्दी है ये अफगान सरदार दौलत खां लोधी को सौंप दी, यानी अपने आप ही आत्मसमर्पण करके कि दिल्ली का सिंहासन उससे अब नहीं चलाया जाएगा, तो दौलत खां लोधी को इसने दिल्ली का सिंहासन सौंप दिया। लेकिन उस तरफ यानी खिजर खां को राज्यपाल नियुक्त कर दिया था किसने? तैमूरलंग ने। तो खिजर खां ने देखा कि दौलत खां जो लोधी है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, उससे पहले ही उसको मार करके अपना शासन स्थापित किया जाए। तो दौलत खां लोधी को मार दिया किसने? खिजर खां ने। और इस प्रकार स्थापना होती है कौन से वंश की? सैयद वंश की। सैयद वंश का मतलब है यानी पैगंबर के वंशज, और ये पैगंबर मानते थे किसको? तैमूरलंग को। ठीक है, ये इतिहास में दिखाया नहीं गया या हमें नहीं पता चलता इस बात का कि ये पैगंबर मानते किसको थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ये सैयद वंश के संस्थापक थे ये अपने आप को अधीन मानते थे किसके? तैमूरलंग के वंशज के। अब देखिए आगे 1412 में महमूद तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो 1412 में महमूद तुगलक मर जाता है और 1413 में दिल्ली सिंहासन के लिए खिजर खां व दौलत खां लोधी में युद्ध होता है और दौलत खां लोधी को पराजित कर 1414 में खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अब शुरुआत होती है सैयद वंश की, और अब हम समझते हैं सैयद वंश जो चलता है 1414 से 1451 तक। सैयद वंश की स्थापना किस प्रकार हुई इसकी बैक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिजर खां, उसने सहायता की थी किसकी? तैमूरलंग की, भारत पर आक्रमण करने में, भारत का धन लूटने में, और भारत के जो दिल्ली के सिंहासन पर राज कर रहे थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, उनकी शक्ति को छिन्न भिन्न करने में, यानी खिजर खां ने इसकी सहायता की थी। तो इस सहायता के बदले यानी उससे खुश होकर के जो तैमूरलंग वापस जा रहा था, तो वापस जाते हुए जो प्रदेश इसने जीते थे तैमूरलंग ने, उनका राज्यपाल नियुक्त कर दिया था, मुख्य रूप से दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान का। ठीक है, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था किसको? खिजर खां को। किसने? तैमूरलंग ने। ठीक है, और जब तैमूरलंग के वापस जाने के बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने वापस दिल्ली के सिंहासन को पाना चाहा, तो इसके बीच यानी खिजर खां और मल्लू इकबाल के बीच लड़ाई होती है।
जिसमें मल्लू इकबाल मारा जाता है। ठीक है, मल्लू इकबाल के मरने के बाद सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी अफगान सरदार दौलत खां लोधी को सौंप दी थी। जब पता चलता है खिजर खां को कि दौलत खां लोधी दिल्ली की गद्दी पर शासन करेगा, उससे पहले ही, ठीक है, 1412 में महमूद तुगलक की मृत्यु हो जाती है और 1413 में दिल्ली सिंहासन के लिए खिजर खां व दौलत खां लोधी के बीच युद्ध होता है, जिसमें दौलत खां को पराजित कर खिजर खां 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार होती है सैयद वंश की स्थापना। अब हम समझेंगे सैयद वंश यानी सैयद वंश के कौन कौन से मुख्य शासक थे तथा इनसे आने वाले क्वेश्चन मुख्य रूप से कौन कौन से बनते हैं। शुरुआत करते हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, 1414 में इसकी स्थापना हुई थी वंश की, और खिजर खां जीवित रहे थे 1414 से 1421 तक। और ये कंप्लीट जो सैयद वंश है ये चला था 1414 से 1451 तक। ठीक है, देखिए सैयद वंश की स्थापना 1414 में तैमूर लंग के सहायक या सेनापति खिजर खां ने की थी। ठीक है, अब देखिए जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय खिजर खां ने उसकी सहायता की थी। खिजर खां के पिता का क्या नाम था? मलिक सुलेमान। ठीक है, और ये कौन था? मुल्तान का गवर्नर था, यानी मुल्तान का राज्यपाल था। सर्वप्रथम जब फिरोज शाह तुगलक ने खिजर खां को मुल्तान का सूबेदार बनाया था, ठीक है, खिजर खां को सबसे पहले मुल्तान का सूबेदार किसने नियुक्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखिए तैमूर लंग के पुत्र का क्या नाम था? शाहरुख खान। यानी तैमूर लंग का एक बेटा था जिसका नाम था शाहरुख खान। जो खिजर खां था ये स्वयं को शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था, यानी अपने आप को प्रतिनिधि मानता था किसका? शाहरुख यानी तैमूर लंग के बेटे का। और खिजर खां जो शाहरुख खान था तैमूर लंग का बेटा, उसको नजराना यानी कर भेजता था, गिफ्ट भेजता था खुश रखने के लिए। खिजर खां ने स्वयं को पूरे जीवन में केवल एक ही उपाधि से नवाजा था। खिजर खां ने केवल अपने जीवन में एक ही उपाधि धारण की थी, कौन सी? रैयत-ए-आला। रैयत-ए-आला इसका अर्थ होता है स्वयं को यानी खुद को सम्राट न मान करके किसी का प्रतिनिधि मानना, यानी सम्राट कोई और है और शासन कोई और कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसने खुतबा क्या होता है? मुस्लिम धर्म में खुतबा होता है प्रशंसनात्मक रचना, यानी किसी की प्रशंसा करने की एक रचना। इसमें खिजर खां ने तैमूर व शाहरुख का नाम पढ़वाया था। जब प्रशंसनात्मक रचना में पढ़वाया गया उसको, यानी खुतबा पढ़वाया गया मुस्लिम धर्म में, तो खिजर खां ने तैमूर व शाहरुख का नाम पढ़वाया था, अपने खुद का नाम नहीं पढ़वाया था। अब देखिए इस वंश के यानी सैयद वंश के शासकों का क्रम हम देखते हैं। शासकों का क्रम इस प्रकार है। संस्थापक कौन था सैयद वंश का? खिजर खां। इसने शासन किया 1414 से 1421 तक। खिजर खां का पुत्र था मुबारक शाह और इसका भाई था फरीद खान। ठीक है, मुबारक शाह और फरीद खान। मुबारक शाह ने शासन किया 1421 से 1434 तक। ठीक है, लेकिन जो इसका भाई फरीद खान है इसने कभी शासन नहीं किया था। मुबारक शाह की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन फरीद खान की औलाद थी। ठीक है, फरीद खान का पुत्र था मोहम्मद शाह जिसने शासन किया 1434 से 1443 तक, और मोहम्मद शाह का पुत्र था आलम शाह जिसने शासन किया 1443 से 1451 तक। 1451 में सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है और वंश की स्टार्ट हो जाता है लोधी वंश। ठीक है, सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा और शुरुआत होगी मुगल काल की। अब देखिए आगे देखते हैं। मुबारक शाह कौन था? खिजर खां का पुत्र जिसने शासन किया 1421 से 1434 तक। इसने गद्दी पर बैठते ही सुल्तान व शाही की उपाधि धारण की थी, लेकिन इससे पहले जो इनके पिता थे खिजर खां, इन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। केवल एक उपाधि अपने आप को दी, रैयत-ए-आला, यानी स्वयं सम्राट न होकर किसी अन्य का प्रतिनिधि होना। लेकिन मुबारक शाह ने गद्दी पर बैठते ही कौन सी उपाधि धारण की? सुल्तान व शाही की। अब देखिए मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार अहमद सरहिंदी था। कंप्लीट नाम इनका
याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। ठीक है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी था जिसने तारिख ए मुबारक शाही लिखी थी। ठीक है, मुबारक शाह की जीवनी लिखी थी, कौन सी? तारिख ए मुबारक शाही। इसकी रचना किसने की थी? अहमद सरहिंदी। कंप्लीट नाम याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। ये क्वेश्चन आ जाता है कि तारिख ए मुबारक शाही के रचनाकार कौन थे? कौन थे? या मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार कौन था? या अहमद सरहिंदी ने कौन सी रचना की थी? या अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाह की कौन सी रचना या मुबारक शाह की जीवनी कौन सी लिखी थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? तारिख ए मुबारक शाही। जो जीवनी है किसकी? मुबारक शाह की। और रचना किसने की? अहमद सरहिंदी ने, जिनका कंप्लीट नाम याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अब अगला पॉइंट देखिए, मुबारक शाह ने एक शहर बसाया था। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? या मुबारकाबाद जो शहर है इसकी स्थापना किसने की? या मुबारक शाह ने कौन सा शहर बसाया था? तो मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी मुबारक शाह ने। अब अगला पॉइंट देखिए, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा इस वंश से यानी सैयद वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। एक बात और रहती है कि जो ये मुबारक शाह है यानी खिजर खां के बाद दूसरा शासक मुबारक शाह, खिजर खां का बेटा, इसने अपने सिक्कों पर मुइजुद्दीन मुबारक शाह लिखवाया था। यानी अपने सिक्के भी चलाए थे इसने, लेकिन इससे पहले जो खिजर खां थे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये केवल अपने आप को क्या मानते थे? दूसरों का प्रतिनिधि। और जो सैयद नाम है इस वंश का, ये नाम क्या है? सैयद यानी मुहम्मद के वंशज, पैगंबर के वंशज माने जाते थे। कौन? सैयद वंश के शासक। मुबारक शाह ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया? मुइजुद्दीन मुबारक शाह लिखवाया था। अब देखिए, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसने स्वेच्छा से दिल्ली की गद्दी छोड़ दी थी। यानी जब आलम शाह शासक था 1443 से 1451 तक शासन करने वाला, इसने अपनी इच्छा से ही दिल्ली का सिंहासन छोड़ दिया और सौंप दिया था किसको? बहलूल खां लोधी को। ठीक है, बहलूल खां लोधी को शासन सौंप दिया और स्वयं बदायूं में जाकर रहने लगे थे। इस प्रकार सैयद वंश समाप्त हो जाता है और अगला वंश आता है कौन सा? लोधी वंश। लोधी वंश की शुरुआत होती है कहां से? 1451 से। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? बहलूल खां लोधी। क्योंकि इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया था, इनको स्वयं से यानी अपने आप से गद्दी मिली थी। और छोड़ी किसने थी? अलाउद्दीन आलम शाह ने, जो सैयद वंश के अंतिम शासक थे। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलूल खां लोधी ने। या लोधी वंश के प्रथम शासक कौन थे? बहलूल खां लोधी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1451 में। चलिए शुरुआत करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश चला 1451 से 1526 तक। लोधी वंश के संबंध में सबसे बड़ी बात यह मानी जाती है, शुरुआत से ही हम यह बात जान लें कि भारत का पहला अफगान वंश कौन सा माना जाता है? लोधी वंश। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगानी शासक किसे माना जाता है? बहलूल लोधी को। ठीक है, शुरुआत में हमने बताया था कि जो सल्तनत काल के 3 वंश शुरुआती हैं, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इनको माना जाता है तुर्क शासनकर्ता, यानी तुर्क वंश थे ये तीनों। लेकिन जो लोधी वंश है इसको माना जाता है भारत का पहला अफगान वंश, क्योंकि ये तुर्क मुसलमान नहीं थे, ये थे अफगानी। ठीक है, अब देखिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगानी शासक किसको माना गया? बहलूल लोधी को, क्योंकि इसी ने तो स्थापना की है लोधी वंश की। ठीक है, अब देखिए हम लोधी वंश के शासकों का क्रम देख लेते हैं कि किसके बाद कौन शासक बना और कौन कौन से शासक इसमें महत्वपूर्ण रूप से पढ़े जाएंगे। संस्थापक कौन? बहलूल लोधी। एक बात सबसे मेन है इसमें लोधी वंश में कि लोधी वंश में सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो आता है इब्राहिम लोधी का, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार दिया था। ठीक है, इसी कारण जो बार बार नाम आता है वो आता है इब्राहिम लोधी का। लेकिन इस वंश का इब्राहिम लोधी मेन शासक नहीं माना जाता, जबकि
संस्थापक माने जाते हैं बहलोल लोधी और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है सिकंदर लोधी को। लेकिन नाम ज्यादा आता है इब्राहिम लोधी का, तो इब्राहिम लोधी पर ज्यादा फोकस न करके आपको शुरुआत से ध्यान रखना है कि लोधी वंश के संस्थापक किसको माने जाते हैं, बहलोल लोधी को। अब हम समझते हैं लोधी वंश के क्रमानुसार शासक और किन किन को मुख्य रूप में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले देखिए संस्थापक बहलोल लोधी, जिन्होंने शासन किया 1451 से 1489 तक। इसके बाद इनका पुत्र बहलोल लोधी का पुत्र, जिनका नाम था निजाम खां, और इन्होंने उपाधि धारण की सिकंदर लोधी की, जो बैठे 1489 से 1517 तक। ठीक है, सिकंदर लोधी ने कब से कब तक शासन किया, 1489 से 1517 तक। इसके बाद सिकंदर लोधी के दो पुत्र हुए, एक जलाल खां और दूसरा इब्राहिम लोधी। लेकिन इसमें मुख्य तौर पर पढ़ा कौन सा जाता है, इब्राहिम लोधी को। जलाल खां को ज्यादा नहीं पढ़ा जाता क्योंकि इन्होंने ज्यादा शासन नहीं किया था। दिल्ली का जो सिंहासन संभाला था वो संभाला था इब्राहिम लोधी ने। चाहे उसने एक छोटे अरसे तक शासन किया, लेकिन संभाला किसने था, इब्राहिम लोधी ने। तो सिकंदर लोधी के पुत्र जलाल खां को ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। देखिए सिकंदर लोधी के दो पुत्र हुए, एक ने शासन संभाला था जौनपुर का और इब्राहिम लोधी ने शासन संभाला था दिल्ली का, इसलिए इब्राहिम लोधी को मुख्य तौर पर पढ़ा जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं लोधी वंश के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। कहां से, बहलोल लोधी से। लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी को सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली की गद्दी प्रदान की थी। यानी बहलोल लोधी ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, बल्कि जो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोल लोधी को अपनी इच्छा से दिल्ली की गद्दी प्रदान कर दी थी कि उनके बस का शासन नहीं था, तो इन्होंने अपने सेनापति को दिल्ली की गद्दी प्रदान कर दी थी। जो बहलोल लोधी हैं ये आलम शाह के क्या थे, सेनापति थे। ठीक है, यानी शासक बनने से पहले बहलोल लोधी जो सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह के सेनापति थे। अब देखिए बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठे थे। बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी इस नाम से, यानी ये उपाधि धारण करके, बहलोल शाह गाजी नाम की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने बहलोल सिक्कों का प्रचलन किया था। बहलोल लोधी ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के साथ साथ बहलोल सिक्कों का प्रचलन किया। ये सिक्के इतने फेमस रहे, यानी इनका प्रचलन इतना ज्यादा हुआ कि जब तक अकबर का शासनकाल स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी जब तक अकबर नहीं आए थे शासन करने के लिए, उस समय तक इन सिक्कों का प्रचलन दिल्ली के क्षेत्र में जारी रहा था। क्वेश्चन आ जाता है कि बहलोल सिक्कों का प्रचलन किसने किया था, तो किसने किया, बहलोल लोधी ने। ठीक है, अब देखिए बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक, ठीक है, बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हराया था। हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। यानी बहलोल लोधी ने युद्ध लड़ा किसके साथ, जौनपुर के शासक हुसैन शाह के साथ, और उनको हरा करके दिल्ली सल्तनत में एक और क्षेत्र को मिला लिया। कौन से क्षेत्र को, जौनपुर को। क्वेश्चन आ जाए कि बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक का नाम पूछा जा सकता है हुसैन शाह, ठीक है, या फिर यह पूछा जा सकता है कि बहलोल लोधी ने हुसैन शाह को हराकर उनका कौन सा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, तो जौनपुर। अब आगे देखिए बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। ठीक है, सुल्तान बनने से क्या था, सरहिंद का सूबेदार था। कौन, बहलोल लोधी। सरहिंद पंजाब क्षेत्र को कहा जाता था उस समय, और इनका सूबेदार बना हुआ था बहलोल लोधी, तथा बाद में बना दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, अब आगे देखिए बहलोल लोधी अपने अफगानी सरदारों की बहुत इज्जत करता था। जो बहलोल लोधी है यह अपने अफगानी सरदारों का साथ पाने के लिए या उनकी तरफ से अपने आप को बढ़ावा देने के लिए उनकी इज्जत ज्यादा करता था। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं शासक बनने के बाद अपने ही धर्म के, अपने ही जो सरदार होते हैं उनको इज्जत ज्यादा देने का प्रयास नहीं करते, जिस कारण उनको उनका समर्थन नहीं मिल पाता। लेकिन बहलोल लोधी ने एक कूटनीति अपनाई कि अपने जो सरदार थे अफगानी उनको ज्यादा इज्जत देते थे, जिस कारण उनका साथ उनको प्राप्त होता
रहता था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये अपने अफगानी सरदारों को इज्जत देने के साथ साथ उन्हें जब पुकारते थे तो क्या नाम लेते थे, मकसदे आलो। ठीक है, मकसदे आलो यानी मकसद पर पहुंचाने वालों, कौन, अफगानी सरदार। ठीक है, बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसदे आलो कहकर पुकारता था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि बहलोल लोधी अपने अफगानी सरदारों को क्या कहकर पुकारते थे, या मकसदे आलो मध्यकालीन भारतीय इतिहास या सल्तनत काल में मकसदे आलो किसके द्वारा कहकर पुकारा जाता था, या ये वर्ड किस लिए यूज किया जाता था, तो बहलोल लोधी करता था अपने सरदारों को पुकारने के लिए तथा उनको अच्छी प्रकार से इज्जत प्रदान करने के लिए। अब देखिए, बहलोल लोधी अपने अंतिम अभियान, यानी बहलोल लोधी का अंतिम अभियान कौन सा था, ग्वालियर अभियान। जब बहलोल लोधी ग्वालियर अभियान से वापिस आ रहा था तो उस समय बहलोल लोधी को लू लग जाती है। ठीक है, आज के टाइम में लू को कोई जानता भी नहीं कि लू क्या होती है। हम बता दें, लू की परिभाषा यह होती है कि जब अगर देसी महीनों के हिसाब से देखें तो जेठ, ठीक है, जेठ, और अगर अंग्रेजी महीनों के हिसाब से देखें तो जून, मई, जून और जुलाई में ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मई जून के मध्य जो गर्म हवाएं चलती हैं राजस्थान से, यानी गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की तरफ जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको कहा जाता है लू। ठीक है, ये लू पहले बीमारियां फैलाती थी, लेकिन आजकल ये नॉर्मल हवाएं मानी जाती हैं। लेकिन उस समय जब बहलोल लोधी को लू लग गई थी तो उस कारण वो हल्के से बीमार हुए थे, लेकिन ये बीमारी इनकी ज़्यादा बढ़ गई और 12 जून 1489 को इनकी मृत्यु हो जाती है केवल लू लगने से। उस समय ज़्यादा चिकित्सक होते नहीं थे, कोई मॉडरेट टाइप का इलाज नहीं होता था, लेकिन आजकल सभी प्रकार के इलाज मिल जाते हैं। हो सकता है तो मुफ्त में मिल जाते हैं, वरना पैसे लगाकर कोई भी व्यक्ति ठीक हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल जो खांसी बुखार है उस टाइम जान ले लेते थे लोगों की, लेकिन आजकल ये नॉर्मल चलता है। जिस प्रकार आज के समय में कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, उस समय लू, सर्दी, जुकाम, बुखार उस समय की सबसे बड़ी महामारी मानी जाती थी। बहलोल लोधी की मृत्यु कब हुई, ग्वालियर अभियान से वापस दिल्ली लौटते समय 12 जून 1489 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और किस कारण हो जाती है, लू लगने से हो जाती है। अब देखिए, इनके बाद जब बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई तो इनका पुत्र सिकंदर लोधी, जिनका नाम क्या, निजाम खां। ठीक है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। 1489 से 1517 तक इनका शासन रहा, यानी 12 जून 1489 को मृत्यु होने के बाद जो सब इनके बाद गद्दी पर बैठा वो कौन था, सिकंदर लोधी। इनके संबंध में ये कहा जा सकता है कि दूसरे अफगानी शासक, सल्तनत काल के दूसरे अफगानी शासक किसको माना जाता है, सिकंदर लोधी को। ठीक है, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां, ठीक है, इनका नाम क्या था, वास्तविक नाम निजाम खां, सिकंदर लोधी की उपाधि से, ये उपाधि धारण की थी सिकंदर लोधी की, इस नाम से यानी उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे दिल्ली की। ठीक है, मूल नाम क्या था, निजाम खां, और उपाधि धारण कौन सी की थी, सिकंदर लोधी। ठीक है, आगे देखिए, सिकंदर लोधी को इस वंश का यानी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। लोधी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, सिकंदर लोधी। अब देखिए, सिकंदर लोधी का उपनाम, इनका एक और भी उपनाम मिलता है, कौन सा, गुलरुखी। गुलरुखी किसका उपनाम माना जाता है, सिकंदर लोधी का। और इस नाम से ये क्या करते थे, इस नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, फारसी भाषा में कविताएं लिखते थे कौन, सिकंदर लोधी। अपने उपनाम से प्रकाशित करते थे गुलरुखी नाम से, यानी बाजार में जब कोई पुस्तक जाती या कोई कविता जाती तो गुलरुखी नाम से जाती थी, और बाद में पता चलता है कि गुलरुखी कौन थे, सिकंदर लोधी थे। ये कौन सी भाषा में पुस्तक लिखते थे, फारसी भाषा में पुस्तक लिखते थे। इसके बाद देखिए, इसके काल में संगीत की पुस्तक, यानी सिकंदर लोधी के काल में संगीत की पुस्तक लजते सिकंदरी की रचना हुई। वह संगीत इतिहास की यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। सिकंदर लोधी के समय संगीत की पुस्तक लजते सिकंदरी की रचना हुई थी। यह संगीत इतिहास में महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अब देखिए, सिकंदर लोधी ने भूमि को मापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक
पैमाना लागू किया। ठीक है, भूमि की पैमाइश के लिए सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी नामक एक पैमाना शुरू किया था। इससे पहले भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी तथा इससे और भी पहले भूमि की पैमाइश के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर जो सिद्ध हुआ वो हुआ सिकंदर लोधी का गजे सिकंदरी। ठीक है, इसके कारण भूमि की पैमाइश में आसानी आ जाती थी और भूमि की पैमाइश के लिए सबसे बढ़िया यंत्र जिसको माना गया वो माना गया गजे सिकंदरी को। इसमें माना जाता है कि 32 अंक थे। क्वेश्चन आ जाए कि गजे सिकंदरी जिसका प्रचलन भूमि की पैमाइश के लिए सिकंदर लोधी ने किया उसमें कितने अंक थे? इसमें टोटल 32 अंक थे। ठीक है, आगे देखिए, सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाई। अब क्वेश्चन बन जाता है कि सल्तनत काल में आगरा को राजधानी बनाने वाले शासक का क्या नाम था? ठीक है, सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाई। यानी सल्तनत कालीन सिकंदर लोधी या लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। तो सल्तनत कालीन सिकंदर लोधी ऐसा शासक हुआ जिसने आगरा शहर स्थापना भी की और उसको अपनी राजधानी बनाई थी। अब आगे देखिए, सिकंदर लोधी के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, सिकंदर लोधी के समय में एक फारसी भाषा में आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद हुआ जिसका नाम क्या? फरंगे सिकंदरी। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया? फरंगे सिकंदरी। दोबारा देख लेते हैं, सिकंदर लोधी के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम रखा गया फरंगे सिकंदरी। आगे देखिए, इसने बोधन नामक, ये एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में समझा जाता है कि इसके समय में एक बोधन नाम का इसके साम्राज्य में एक पंडित था या ब्राह्मण था जिसको सिकंदर लोधी ने फांसी दे दी थी। ठीक है, फांसी दे दी क्यों थी? देखिए, सिकंदर लोधी ने बोधन नाम के ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी थी क्योंकि उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। उसने कोई बड़ी बात नहीं की, दोनों धर्मों को समान बता दिया। इस कारण सिकंदर लोधी ने इस बोधन नाम के ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, आजकल पता नहीं कौन कौन सी टिप्पणी होती रहती हैं दोनों धर्मों पर, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन बड़े बड़े अपराधों की भी आजकल सजा नहीं मिलती। जबकि सिकंदर लोधी क्या था? एक मुस्लिम था, उसने अपने धर्म के खिलाफ बराबरी का दर्जा भी समझना उचित न समझा। ठीक है, इसने बोधन नाम के ब्राह्मण को फांसी ही दे दी क्योंकि उसने कहा कि हिंदू धर्म भी पवित्र है और मुस्लिम धर्म भी बराबर पवित्र है, दोनों एक ही धर्म के, दोनों एक जैसे समान पवित्र हैं। इनको ये बात सहन नहीं हुई और इन्होंने बोधन नाम के ब्राह्मण को क्या दे दी? फांसी दे दी, क्योंकि उन्होंने दोनों धर्मों को अलग अलग न्याय बताकर समान रूप से पवित्र बता दिया। ठीक है, अब देखिए, सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई 21 नवंबर 1517 में। 21 नवंबर 1517 को आगरा में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनको इस वंश का, लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक इन्हीं कारणों से माना गया है। अब देखिए, इनके बाद इनका पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इब्राहिम लोधी को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अब देखते हैं हम इब्राहिम लोधी के बारे में, जो बैठता है 1517 से 1526 तक। ठीक है, इब्राहिम लोधी ने दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली की गद्दी पर कब तक शासन किया? 1517 से 1526 तक। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी के गद्दी पर बैठते ही जो इनके चाचा थे वो इनसे नाराज रहते थे। ठीक है, यानी ये एक अयोग्य शासक माने जाते हैं सल्तनत कालीन, और इनके जो पारिवारिक मामले थे इन्हीं के कारणों से इनके साम्राज्य का नुकसान हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोधी के चाचा थे आलम खां, वह एक पंजाब के शासक थे दौलत खां लोधी, जिनके साथ इनकी आपसी दुश्मनी थी। और इन दोनों ने ही, यानी इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां व पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था।
उन्होंने निमंत्रण तो इस तरीके से दिया था कि जब भारत पर आक्रमण करेगा बाबर तो उसकी सहायता हम दोनों कर देंगे, और वो इन दोनों को मारकर, यानी जितने भी उत्तरी भारत के क्षेत्र में शासन कर रहे शासक हैं, यानी ग्वालियर की तरफ, दिल्ली सल्तनत में या कन्नौज में, मालवा में जो शासक शासन कर रहे हैं, उनको मार करके बाबर हमें शासन स्थापित करके वापस देकर चला जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों आलम खां और पंजाब का शासक दौलत खां लोधी इसी सोच में कि उनको शासन मिल जाएगा दिल्ली सल्तनत का तो बाबर वापस चला जाएगा और वो यहाँ पर शासन कर लेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि बाबर भारत में स्थायी रूप से शासन की शुरुआत कर देगा। ठीक है, इनके कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और इन दोनों ने भारत के सभी राजपूत शासकों को हराने के लिए भी इनकी मदद की थी, जिस कारण आलम खां व दौलत खां लोधी को जो कत्लेआम होता है वो बाबर के द्वारा ही किया जाता है और इस कारण सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं इब्राहिम लोधी के मृत्यु के कारण, यानी इब्राहिम लोधी का दिल्ली का सिंहासन क्यों छीना गया या क्यों छिनवाया गया। ठीक है, अथवा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किन लोगों ने न्योता दिया या बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किन कारणों ने उत्तरदायित्व दिया। ठीक है, देखिए इब्राहिम लोधी के जो शुरुआत के अंगरक्षक थे या उसके जो शुरुआती अफगानी सरदार थे उनको इब्राहिम लोधी ने बदल दिया था। ठीक है, यानी पुराने जो उसके साथ रहने वाले व्यक्ति थे, उसके सरदार थे, उसके बदले उन्होंने, यानी इब्राहिम लोधी ने नए लोग भर्ती करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, अपने अंगरक्षकों से लेकर दरबारियों तक इब्राहिम लोधी ने नए अफगानी सरदार भर्ती कर दिए, जिस कारण जो पुराने अफगानी सरदार थे वो इब्राहिम लोधी से नाराज हो गए थे। दूसरा कारण, इब्राहिम लोधी ने अपने भाई जलाल खां को जौनपुर का शासन दे दिया था, यानी जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद जलाल खां से जौनपुर का शासन वापस लेते हुए उसको दिल्ली के सिंहासन में शामिल कर लिया था, जिस कारण उसका भाई भी नाराज हो गया था। इसके अलावा आलम खां, जो कौन थे, इब्राहिम लोधी के चाचा। ठीक है, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां व पंजाब के शासक दौलत खां लोधी सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा गुस्सा थे किससे, इब्राहिम लोधी से, जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। अगला पॉइंट देखिए, इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोधी। इनके अलावा बाबर के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य में दो मेन कारण और जान लेते हैं। कौन कौन से? जो इब्राहिम लोधी है इसकी लड़ाई चलती रहती थी किसके साथ, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ में। ठीक है, यानी मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोधी के संबंध अच्छे नहीं थे। ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह के साथ भी इब्राहिम लोधी के संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा थे, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच मालवा को लेकर के निरंतर लड़ाइयां होती रहती थी। ठीक है, जब इनकी एक बार खतौली पर लड़ाई हुई तो उस समय इब्राहिम लोधी राणा सांगा से हार गए थे, लेकिन राणा सांगा को इस लड़ाई में अपना एक हाथ गंवाना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई इतनी भीषण हुई जिसमें राणा सांगा का एक हाथ चला गया और इब्राहिम लोधी हार भी गया था। ठीक है, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच किस क्षेत्र को लेकर के बार बार लड़ाइयां होती थी, मालवा को लेकर के। ठीक है, यानी जो राजपूत शासक थे राणा सांगा, इनके साथ भी इनके अच्छे संबंध नहीं थे। ग्वालियर के शासक थे विक्रमजीत सिंह, इन्होंने यानी विक्रमजीत सिंह को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए इब्राहिम लोधी निरंतर प्रयास करता रहता था, जिस कारण इसके साथ भी इसके संबंध अच्छे नहीं थे। ठीक है, चाचा भी परेशान, आस पड़ोसी भी परेशान, सब लोग परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा कि इब्राहिम लोधी को दिल्ली की सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटाने का केवल एक ही रास्ता है, तैमूरी वंश के शासक यानी तैमूर लंग के पोते बाबर को न्योता देना। ठीक है, इन्होंने इन सभी कारणों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, अब देखिए
इब्राहिम लोदी के बारे में दो मेन फैक्ट कौन से हैं? इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के हाथों मारा गया था कौन? इब्राहिम लोदी। अब देखिए बाबर जब भारत आया तो क्या हुआ, यानी इब्राहिम लोदी के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट समझ लेते हैं। जब आलम खां यानी इब्राहिम लोदी के चाचा व पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया, तो उस समय इन सभी लोगों ने बाबर से वादा किया कि अगर आप भारत पर आक्रमण करोगे तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन ये अपनी जबान पर खरे उतरे और इन्होंने बाबर का साथ दिया। बाबर जब अपनी सेना लेकर के आया तो बाबर ने सबसे पहले, इससे पहले यानी इतिहास में किसी ने भी तोपों का प्रयोग नहीं किया था। बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया और एक ही दिन में इब्राहिम लोदी को मार दिया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। इसको पानीपत की प्रथम लड़ाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि पानीपत के मैदान में होने वाली ये प्रथम लड़ाई थी। ठीक है, पानीपत जो क्षेत्र था इस पर लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इब्राहिम लोदी एक बहुत बड़ी सेना लेकर के पानीपत के मैदान में गया था, लेकिन तोपों के आगे वो 1 मिनट तक भी नहीं ठहरा, यानी एक दिन में ही उसको तहस नहस करके मार दिया था। किसने? बाबर ने। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला प्रथम सल्तनतकालीन शासक था। ठीक है, इस प्रकार भारत में मुगल काल की शुरुआत होती है। या बाबर भारत पर कौन से वंश की स्थापना करता है? मुगल वंश की। पानीपत की लड़ाई के संबंध में एक जानकारी और भी मिलती है, यानी हमें एक जानकारी और भी लेनी चाहिए कि जो पानीपत की लड़ाई है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऐसा नहीं है कि बाबर ने डायरेक्ट आते ही पानीपत का युद्ध किया हो। इससे पहले यानी बाबर ने भारत पर अधिकार करने से पहले भारत पर 5 बार हमला किया था। ठीक है, जो 1526 की लड़ाई है पानीपत की प्रथम लड़ाई, इससे पहले बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए थे, लेकिन उनमें इसको सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, यानी एक बात और भी सोचने योग्य है कि दौलत खां लोधी है या आलम खां है, उनको कोई सपन यानी सपना नहीं आया था कि बाबर को भारत में बुलाया जाए। इससे पहले ही, उनके सोचने से पहले ही, यानी इब्राहिम लोधी के जो व्यवहार है, गलत व्यवहार है अफगान सरदार के विरुद्ध या अफगानी सरदारों के साथ जो व्यवहार था उसका, वो अच्छा न होने से पहले ही उनको पता था कि बाबर भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा है, यानी बाबर को भारत में बुलाना चाहिए ताकि इब्राहिम लोधी को पराजित किया जा सके। ठीक है, बाबर का भारत में पहुंचने से पहले या अधिकार होने से पहले 5 बार आक्रमण हुए थे। और जो इसका पहला आक्रमण था कौन सा? 1519 का यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। ठीक है, बाबर ने 1519 में भारत पर अधिकार करने से पहले 1519 में आक्रमण किया था पहला, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। और इसके बाद लगातार इसने 4 आक्रमण और किए थे। इसके बाद इसने 1526वां, ठीक है, जो 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद इसको भारत पर अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार बाबर ने भारत पर मुगल वंश की नींव डाली थी। यानी बाबर ने इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था, उसको मार करके, यानी युद्ध स्थल पर ही मार करके भारत पर एक नए राजवंश यानी मुगल वंश की नींव डाली थी। यहीं से स्टार्ट होता है मुगल काल, जो लगभग 3 शताब्दियों तक भारत पर राज करेगा। ठीक है, आज के वीडियो में हमने तैमूरलंग यानी तैमूरलंग की जीवनी, जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी, और तैमूर का ही पोता था कौन? बाबर, जिसने भारत पर आक्रमण करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तैमूरलंग की कंप्लीट जीवनी को समझा तथा तैमूरलंग के कारण ही सल्तनत काल के चौथे वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश को समझा तथा सैयद वंश के बाद जो आया लोधी वंश, उसको हमने कंप्लीट समझा तथा लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिनको मार करके स्थापना करेगा बाबर मुगल काल की, उसके संबंध में भी हमने कुछ जानकारी ली। तो अब हम देखते हैं तैमूरलंग से लेकर के मुगल काल तक की स्थापना के बीच बीच में जो क्वेश्चन बनते हैं, मेन पॉइंट्स जो बनते हैं, उनके बारे में। ठीक है, तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 में। ठीक है, 1398 में
तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था और तैमूर ने भारत पर आक्रमण करके जो कत्लेआम किया था उसका वर्णन हमें किस प्रकार मिलता है, यानी हमें किस प्रकार पता चलता है कि दिल्ली में या कंप्लीट उत्तर भारत में तैमूर ने कत्लेआम मचाया था। तो इसका वर्णन हमें मिलता है, यानी जो तैमूर ने खुद एक पुस्तक लिखी थी, यानी भारत आक्रमण का वर्णन तैमूर की जीवनी तजुके तैमूरी में मिलता है। ठीक है, जो सब लिखित है यानी तैमूर के द्वारा लिखित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तजुके तैमूरी के लेखक कौन, तो तैमूरलंग, यानी तजुके तैमूरी किसकी जीवनी है, तैमूरलंग की है, जो किसने लिखी, स्वयं तैमूर ने लिखी थी। एक अन्य क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो नहीं बनता, जानने के योग्य जानकारी, यानी बाबर जो है ये तैमूर का तीसरा पुत्र था। ठीक है, बाबर को तैमूर का तीसरा पुत्र यानी तीसरा पोता माना गया है, जिसने भारत पर लंबे अरसे तक एक शासन करने वाले मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक है, अब देखिए हमने तैमूरलंग के जो जीवन है यानी तैमूरलंग की जीवनी में उनकी मृत्यु के कारण को छोड़ दिया था। अब हम समझते हैं इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। 1405 के समय नॉर्मल जुखाम से, ठीक है, जिस प्रकार बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है लू लगने से, उसी प्रकार तैमूरलंग की मृत्यु किस प्रकार होती है, नॉर्मल जुखाम से। उस समय तैमूरलंग क्या कर रहा था, यानी चीन विजय की योजना बना रहा था। चीन विजय की योजना बनाते समय नॉर्मल जुखाम से तैमूरलंग की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तैमूरलंग जब भारत आता है तो इसकी सहायता करता है भारत आक्रमण में खिजर खां, जो बाद में कौन से वंश की स्थापना करता है, सैयद वंश की। सैयद का अर्थ क्या है, सैयद यानी मोहम्मद के वंशज या पैगंबर के वंशज। इस वंश में जो खिजर खां थे उन्होंने किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं की थी, केवल एक उपाधि धारण की थी, कौन सी, रैयत ए आला, यानी स्वयं सम्राट न होकर किसी अन्य का प्रतिनिधि होना। इस वंश के जो लोग थे वो सभी अपने आप को क्या मानते थे, दूसरों के प्रतिनिधि मानते थे, यानी शासक कोई और शासन करने वाला कोई और। ठीक है, सैयद वंश में एक शासक को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, खिजर खां। इसके बाद के जो शासक थे इनमें जैसे मुबारक शाह, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शाही व सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, मुबारक शाह ने इतिहासकार अहमद सरहिंदी इसको रखा था, जिसने पुस्तक लिखी थी तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी, मुबारक शाह ने। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है, अलाउद्दीन आलम शाह, और इस वंश की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद कौन सा वंश आता है, लोधी वंश आता है, जो चलता है 1451 से 1526 तक। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मेन पॉइंट्स के हिसाब से, जो हमने पहले भी कर लिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी शाह गाजी के नाम से, बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसने बहलोल सिक्कों का प्रचलन किया था। इसने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को मारकर जौनपुर को अपनी रियासत में मिलाया था। बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। बहलोल लोधी अपने अफगानी सरदारों की बहुत इज्जत करता था और मकसदे आलो कहकर पुकारता था। ठीक है, अब आगे देखिए, लू लगने से बहलोल लोधी की मृत्यु हुई थी। सिकंदर लोधी के बारे में मेन पॉइंट्स जाने तो बहलोल की मृत्यु के बाद सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। इसका मूल नाम निजाम खां था तथा सिकंदर लोधी एक उपाधि थी। ठीक है, लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता था सिकंदर लोधी को। सिकंदर लोधी का उपनाम गुलरुखी था और इसी नाम से वह पुस्तकें लिखता था या कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी के समय संगीत की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, लज्जते सिकंदरी, जो संगीत इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अगला पॉइंट देखिए, सिकंदर लोधी ने भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाना लागू किया था। ठीक है, जिसमें 32 अंक थे। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया था। यह क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत काल का ऐसा कौन शासक था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी, तो कौन था, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा को बसाया भी था 1504 में और 1506 में अपनी राजधानी बनाई थी, जिस कारण यह क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत काल का सिकंदर लोधी ऐसा शासक था जिसने आगरा को अपनी राजधानी
बनाई थी। अब देखिए, सिकंदर लोधी के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, इसके समय यानी सिकंदर लोधी के समय एक फारसी भाषा में आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद हुआ था और इसका नाम क्या रखा गया था? फरंगे सिकंदरी। फरंगे सिकंदरी नाम रखा गया था किसका? आयुर्वेदिक ग्रंथ का, क्योंकि ये फारसी में अनुवाद हो गया था। इसके समय की मेन घटना क्या मानी जाती है सिकंदर लोधी के समय की? कि इसने सिकंदर लोधी ने क्या किया? बोधन नाम के एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी थी क्योंकि उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। ठीक है, ये इसके समय की मेन घटना थी। और इसके अलावा सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई? 21 नवंबर 1517 को आगरा में। अब आगे देखिए, इस वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बारे में जाने तो सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक शासन करने के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां व पंजाब के शासक दौलत खां लोधी व सभी अफगानी सरदार इब्राहिम लोधी के शासन से संतुष्ट नहीं थे, जिन कारणों से उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। इस न्योते के कारण बाबर भारत पर आक्रमण करने आया और उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को तोपों की सलामी देते हुए यानी तोपों से उड़ा दिया और एक ही दिन में युद्ध स्थल पर मार गिराया था। ठीक है, इसके संबंध में मेन पॉइंट्स जाने तो इब्राहिम लोधी के अपने आस पड़ोसियों के कोई भी शासक के साथ नहीं बनती थी, यानी मेवाड़ के राणा सांगा के साथ मालवा पर अधिकार करने के साथ साथ इसके ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह के साथ भी युद्ध चलते रहते थे। इसने अपने सभी अंगरक्षकों व दरबारियों को नए अफगानी सरदारों के रूप में बदल दिया था, जिस कारण इसके सभी अफगानी सरदार इससे नाराज हो गए थे। इस नाराजगी के कारण सभी अफगानी सरदारों व इसके चाचा व दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया और बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोधी को मार गिराया था। युद्ध स्थल पर मरने वाला सल्तनत काल का सुल्तान कौन सा था? इब्राहिम लोधी था। यह एकमात्र सुल्तान ऐसा था सल्तनत कालीन जो युद्ध ही स्थल पर मारा गया था। इसी के साथ आज की जो क्लास है ये हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मुगल वंश है इसको कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।